मोहनलाल बड़ोलिया भी अध्यक्ष हैं। सोलन में जो उनके खिलाफ एक महिला ने सेक्सुअल असल्ट का जो केस दर्ज करवाया, वो अगर ना होता तो निश्चित था कि वो 100% उनको दोबारा कार्यकाल मिल जाता। जब संदीप मिनिस्टर थे, जब मनोहर जी सीएम थे, एक कोच ने उन पर आरोप लगाए बड़े सेक्सुअल असल्ट के, लेकिन उनको मंत्री से नहीं उठाया, सिर्फ महकमा ले लिया। और वो भी ना मामला चंडीगढ़ का था, इसलिए केस दर्ज हो गया। हरियाणा में होता तो शायद केस भी दर्ज ना होता। सिस्टम में चाहिए भी कोई जाट चेहरा तो चाहिए ना कोई कहने को, तो चाहे उसको महत्व दे या ना दे, मतलब के उसको भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। भंडारा बॉक्स में से मोदी और शाह एक आदेश देंगे, कोई निकाल के खुल जाए सिम वो आ जाएगा। जो राहुल गांधी है, किन्हीं वजह से वो नहीं चाहते हुड्डा को बनाया जाए, मतलब के। तो जसमत देवी टोटली इलिटरेट लेडी, बजरंग जी की पत्नी, संपत सिंह पे ऐसा कटाक्ष मारा उसने, कहती संपत्ति है तो स्कूल तो चलाने का, या फजूल बात करता है, और तुम तो रात में भी बजरंग के नाम से उछलते हो। अकेले ने सबको चुप करा दिया। चरण सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, किसानों के मसीहा थे, जाटों के मसीहा थे, पूछते थे उनको। और उनकी डेथ के बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, रोहतक से, कांग्रेस के उम्मीदवार थे हरद्वारी लाल। तो चौधरी साहब की पत्नी चरण सिंह की, गायत्री देवी चुनाव लड़ी थी। अभी डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसकी जमानत जब्त करवा दी रोहतक के लोगों ने। अब मैंने ये भी कहा है कि जो देवलाल के, जो प्रेस्टाला के जो पुराने वफादार बंदे थे, उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस में आ गए हैं। मैं तो मानता हूँ सरकारी नहीं है, वो सीएम ही नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिकली अभी भी वो डमी सीएम है। मतलब मनोहर की छाया से निकल नहीं पाए। वो सीएम स्टाफ भी उन्होंने अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं किया है। सारे फैसलों पर मनोहर आ गए। मतलब कि जब आपकी अपनी छवि नहीं है तो उनके परफॉर्मेंस पे क्या टिप्पणी करा। तो 8-10 दिन वो यहीं पे रहता है। मतलब मेरा मानना है उनका शरीर तो वहाँ पे है दिल्ली में, उनका आत्मा, मनोहर लाल की आत्मा हरियाणा में ज़्यादा गुड़गांव में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विज जो है एकदम गुस्से में आकर के जो फैसले ले रहे हैं उनको मुसीबत खड़ी कर देता है, और ऐसे फैसले कर देता है ताकि लोगों में इमेज बने। अब जैसे आरडी सिटी में, गुड़गांव में पाइपलाइन जो गैस कहते हैं, आग वाग लगी, बड़ा गंभीर मामला, जांच होनी चाहिए। सीधे कह दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करेगा, डीसी कर दिया और कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करेगा, विज ने बड़ा गंभीर लिया है संज्ञान, तो सारे अखबारों में हेडलाइन आएगी। मतलब उनको लगा नायब सिंह सैनी तो डमी है, राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, उनको सार्वजनिक तौर पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। और निशिकांत दुबे तो मुझे कहना कि जैसे वो मोदी और शाह का शिकंडी बन के उनके इशारे पे बॉम्ब कर रहे हैं। मतलब ये खिलवा रहे हैं उससे। मतलब कि देखो, ये कहना कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेवार हैं। देवलाल जी सीएम रहना कहते हैं, उनका एक बड़ा स्टाइल था। पहले कोई खबर खुद ही प्लान करवाते थे अपने एक पत्रकार से, उसका रिएक्शन देखते थे, रिएक्शन ठीक हो तो कर देते, नहीं कहते हुए तो पत्रकारों में से शामिल। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार ऑनेबल पवन बंसल जी। और पवन बंसल जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है पत्रकारिता जगत में तो, क्योंकि इनको सब जानते हैं। लेकिन आम जो दर्शक हैं उनके लिए हम बता दें, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया, जनसत्ता में भी काम किया, और भी कई अखबारों में काम किया है। और इस समय गुस्ताखी माफ़ नाम से अपना जो पोर्टल है वो भी चलाते हैं, और जो भी ज्वलंत मुद्दा है उस पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। निडर हैं, साहसी हैं, और अपनी बात को अपने ही शब्दों में कहने का इनका अलग अंदाज है। आज हम इनसे कई विषयों पर बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति पर बात करेंगे, गुरुग्राम की राजनीति पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बंसल साहब, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। तो सीधा हमको तो ये बताइए कि भाजपा भी उलझन में है, कांग्रेस भी उलझन में है, दोनों को नए चेयरमैन देने हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। तो नए अध्यक्ष देने, प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रही है? क्या बड़ोली को कंटिन्यू रखना चाहती है? और कांग्रेस को क्यों देरी हो रही है? दोनों सवालों के जवाब हम पवन बंसल से चाहेंगे। इसको तो अध्यक्ष भी देना है और नेता प्रतिपक्ष भी देना है। नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे, अभी तो आपसे अध्यक्ष का बता दीजिए। आप और कांग्रेस दोनों को अपने अपने अध्यक्ष देने हैं। पहले चर्चा करते हैं भाजपा की। मोहनलाल बड़ोलिया भी अध्यक्ष हैं। सोलन में जो उनके खिलाफ एक महिला ने सेक्सुअल असल्ट का जो केस दर्ज करवाया, वो अगर ना होता तो निश्चित था कि वो 100% उनको दोबारा कार्यकाल मिल जाता। हालांकि बीच में वो केस क्लोज भी हो गया था, तब लगा कि बड़ोली साहब बन जाएंगे। लेकिन अब फिर नई डेवलपमेंट में जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, उन्होंने केस रिवाइव कर दिया है। और तो अभी लगता है कि बड़ोली का तो नंबर कटेगा। वो खुल के बयानबाजी कर रही है। और ऐसे में मान लो अध्यक्ष रहते, बयानबाजी हो, उनकी समनिंग भी हो कोर्ट में, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है पार्टी का अध्यक्ष को समन किया जा रहा है, खबरें आएंगी, बड़ा हेडलाइन बनती है। तो भाजपा इस स्थिति से बचना चाहेगी। तो हालांकि भाजपा में कोई इस बात को लंबा चौड़ा नहीं मानते। जब संदीप मिनिस्टर थे, जब मनोहर जी सीएम थे,
एक कोच ने उन पर आरोप लगाए बड़े सेक्सुअल असल्ट के, लंबे समय तक लेकिन उनको मंत्री से नहीं हटाया, सिर्फ महकमा ले लिया। और वो भी ना मामला चंडीगढ़ का था, इसलिए केस दर्ज हो गया। हरियाणा में होता तो शायद केस भी दर्ज ना होता। फिर भी चलो, कोई भी पार्टी होती है, एक लो क्लास भ्रम छलावा रखना होता है। ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिना वजह के विपक्ष को मुद्दा दिया जाए। तो हम अगर जानना चाहें बंसल जी से, गैस लगाना तो भाजपा में बड़ा टेढ़ा काम है, चौंकाती रही है भाजपा। हम फिर भी एक अनुमान लगाना चाहें तो किस वर्ग को ध्यान में रख करके, क्या समीकरण ध्यान में रख करके भाजपा नया अध्यक्ष देगी? मेरा मानना है इस पे चर्चा बेमानी है, क्योंकि कई बार सोचते रहते हैं जाट चेहरा लाए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो भाजपा सारी गैर जाट की करती है, उनका वोट बैंक भी वही है सारा ना। तो दिखावे के लिए अब सिस्टम में चाहिए भी कोई जाट चेहरा तो चाहिए ना कोई कहने को। जी जी। तो चाहे उसको महत्व दे या ना दे, मतलब के उसको भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। भंडारे बॉक्स में से मोदी और शाह एक आदेश देंगे, कोई निकाल के खुल जाए सिम वो आ जाएगा। अचानक किसी को भी दे सकते हैं जो ऐसा भी हो सकता है जैसे बड़ोली ब्राह्मण समुदाय से हैं कि ब्राह्मण समुदाय का अगर चेहरा हटाया जाता कोई, ये जैसे वहाँ पे दिल्ली में भी जैसे अरविंद केजरीवाल हटे तो रेखा गुप्ता को बना दिया, ताकि ब्राह्मणों में वो न बनियों में ना रहे कि बनिया चला गया, बनियों को बनी से कंपलसरी कर दिया। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ब्राह्मण को बना दिया जाए, ताकि बड़ोली के जाने से, बड़ोली को रिपीट ना करने से जो ब्राह्मणों में रोष हो सकता था कि हमारे ब्राह्मण को चांस नहीं दिया, वो कंपनसेट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। ये भी हो सकता है अचानक राज्यसभा में जिन्हें लाया गया, रेखा शर्मा, ऐसे भी कोई अचानक, मुझे नहीं लगता उसको बना के, उसको पहले ही बहुत बड़ा पद दे दिया गया। रेखा जी को बहुत बड़ा पद, राज्यसभा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पार्टी अध्यक्ष तो एक टेम्परेरी चीज़ है, वो तो भाई 6 साल के लिए है, मतलब कि पार्टी रहे ना रहे सत्ता में, 6 साल के लिए रहना है उनको ना, बहुत बड़ा पद है। चलिए भाजपा तो अपना अध्यक्ष बना लेगी, क्योंकि भाजपा में तो ज्यादा है, लेकिन मान लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर के पवन बंसल जी की क्या थ्योरी है, क्या केमिस्ट्री, क्या मान? कांग्रेस में दोनों चीज लिंक है, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष, दोनों चीज लिंक है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। आप नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों पेंडिंग है कांग्रेस में, उदय भान को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे? आपका समीकरण क्या कह रहा है? दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से। हम दोनों ये नहीं कहते अध्यक्ष का खाली फैसला होगा, दोनों का इकट्ठे फैसला होगा। अब जो बड़े शर्मनाक बात है, 6 महीने हो गए अभी कांग्रेस पार्टी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। असेंबली सेशन भी हुआ, 37 विधायक हैं भाई, और बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की। 37 विधायक तो 90 में से बहुत बड़ी फोर्स होता है तरह के। तो अब बहुत सारे 37 में जो ज़्यादातर विधायक हैं, कोई करीब 28-30 के करीब विधायक हुड्डा को चाहते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी है किन्हीं वजह से वो नहीं चाहते हुड्डा को बनाया जाए, मतलब के। लेकिन साथ ये भी है कि उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, मतलब के ना। तो ऐसी कोई बीच का रास्ता निकलेगा, उनकी चॉइस का ही मतलब बन जाए, उनकी हुड्डा की चॉइस का ही बन जाए। और अध्यक्ष पार्टी का दूसरे खेमे से, शैलजा खेमा कह लो, उसमें रणदीप कह लो, वीरेंद्र सिंह भी उसमें आ गया, एंटी हुड्डा खेमा कह लो, जिसको उसमें से बना दिया जाए। तो मतलब ये है कि विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का बनेगा, और जो अध्यक्ष जो बदला जाएगा, मतलब उदय भान का बदलना जाता है, क्योंकि हुड्डा साहब ने एक ही चीज़ रखवा पाए ना, या तो अपना अध्यक्ष रखवा लें या नेता प्रतिपक्ष रखवा लें अपना। तो नेता प्रतिपक्ष को रखवाना वो ज़्यादा मेरे हिसाब से वो रखेंगे। और नेता प्रतिपक्ष दूसरा चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले देखा होगा जो चलने नहीं देंगे, जो किसी को बना भी देंगे तो जो हाँ नेता प्रतिपक्ष जैसे किरण चौधरी बनी रही, MLA हुड्डा साहब के साथ थे, किरण चौधरी मीटिंग बुलाती थी, जाते नहीं थे, मतलब के चल नहीं पाएगा। नेता प्रतिपक्ष तो वही चाहिए जिसको विधायक कुछ चाहे जो। अच्छा, इस गणित में जैसे आपने बताया, अध्यक्ष तो थोप सकते हो आप, अध्यक्ष जिसको थोप दिया सबको मानना पड़ेगा, उसकी मीटिंग में भी आना पड़ेगा, जलसों में आना पड़ेगा। जो विधायक दल का नेता को उसको कोऑर्डिनेशन करना है, असेंबली में मुद्दे उठाने हैं, वही बनाना चाहिए जो कि जिसको ज़्यादातर मेजोरिटी MLA लाइक करता है। अच्छा, एक आपने बात बताई कि 37 की फोर्स बहुत मजबूत है। इस फोर्स का इस्तेमाल हो नहीं रहा है प्रॉपर ढंग से, ना कांग्रेस संगठन बना पा रही है। अगर कांग्रेस के पास कुछ संगठन होता, कुछ ताकत होती, तो विधानसभा का गणित भी बदल सकता था। 37 बहुत होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, 87 में देवीलाल का प्रचंड बहुमत आया था। कांग्रेस के सिर्फ 5 जीते थे, 4 पुरुष थे, 1 महिला थी, जसमा देवी। तो बड़ा कटाक्ष करते थे देवीलाल की पार्टी के लोग असेंबली में। मैं उन दिनों जनसत्ता का रिपोर्टर था चंडीगढ़ में, कवर भी करता था। कहते भाई ये तो 4 ना, मतलब डेड बॉडी होते ना, 4 कंधा देने वाले, और एक ये आ गई, 5 क्यों आ गया। तो जसमा देवी टोटली इलिटरेट लेडी, भजलाल जी की पत्नी, संपत सिंह पे ऐसा कटाक्ष मारा उसने। कहती संपत्ति है तो स्कूल तो चलाने का, या फजूल बात करता है, और तुम तो रात में भी भजलाल के नाम से उछलते हो। अकेले ने सबको चुप करा दिया। और या तो 37 है, 37 में हुड्डा साहब 10 साल CM रह चुके हैं, रघुवीर कादियान स्पीकर रह चुके हैं, 6 बार MLA बन चुके हैं, सीनियर मोस्ट है, ऐसे दिग्गज हैं। मतलब वहाँ पे 37 में से 37 मात्र संख्या ही बहुत होती है, 37 बड़े दिग्गज हैं। मतलब कि मान लो वो शैडो कैबिनेट बना दें, शैडो जैसे
वेस्ट तो ही बहुत बड़ी बात वेस्ट में कल्चर है, अलग अलग महकमे दे दें उनको, उन महकमों पे ग्रिल करना शुरू कर दें। तो देखो मेरा मानना है भाजपा सरकार तो 5 साल चलेगी, प्रचंड बहुमत है, लेकिन अगर विपक्ष एक्टिव हो ना तो लोगों में इनका मुश्किल कर सकते हैं, मुश्किल कर सकते हैं। अभी जो भी मुद्दे होते हैं मीडिया ही उठाता है, कांग्रेस तो कोई पार्टी कोई मुद्दा उठाती नहीं, कोई मुद्दा नहीं। तो अभी हम अगर बात करें जैसे विपक्ष की हरियाणा में, तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो दयनीय स्थिति आपने भी बताई है, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पुराना नेतृत्व है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कैप्टन अजय सिंह हो गए, कि किरण चौधरी जा चुके, इंद्रजीत जा चुके, धर्मवीर जा चुके, अभी जो कांग्रेस के अंदर जो बात है, बहुत सारे नेता जा चुके, कुछ अभी भी भाजपा की तारीफ कर देते हैं, जो चुने हुए विधायक है वो भाजपा सेतिया। हाँ, तो ये जो स्थिति बन रही है, इससे कैसे निकला जाएगा? चलो होता है कि मजबूरी भी होते हैं, एमएलए काम हम कराने होते हैं हल्के के, उसको कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मेरा मानना है कि कांग्रेस में सारा बात हुड्डा के इर्द गिर्द है, मतलब प्रो हुड्डा और एंटी हुड्डा। हुड्डा साहब लंबे समय तक बड़े क्लोज रहे, इनके पिताजी भी रहे, नेहरू के रहे, इंदिरा गांधी के रहे, और जो अब मुझे जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी हुड्डा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक तो ये मानना है, अब जैसे बंसीलाल में सीएम हुए थे, उन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बेटे के संजय को मारुति फैक्ट्री जमीन दे दी, तो वो कहते हैं जब बछड़ा है मेरा बेटा संजय का हुआ है तो माँ कहाँ जाएगी, इंदिरा गांधी कहाँ जाएगी। बंसीलाल का बड़ा आशीर्वाद रहा इंदिरा गांधी का। अब वैसे ही हुड्डा साहब ने हरियाणा में जो अभी बड़े ईडी के मामले चल रहे हैं, अंकेश्वर कंपनी से डील वील का, वाड्रा साहब का, हरियाणा में ही हुआ सारा। हुड्डा साहब सीएम थे, और ऐसे सौदे राजस्थान में हुए जहाँ अशोक गहलोत सीएम थे, वहाँ कोई शोर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कागजों पेटा पूरा कर दिया, और हरियाणा में कागजों पेटा पूरा नहीं हुआ। तो अभी रीओपन हुआ है केस नेशनल हेराल्ड के मामले में भी, और मानेसर का भी जो, वो तो ऐसा है, जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं ना तो मोदी साहब उस मामले को उछाल देते हैं, करना कुछ नहीं है। अब 2014 आपको याद है, आप रेवाड़ी में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी साहब उन्होंने कहा था एक इसकी तरफ इशारा करते, वाड्रा एक जादूगर है, उसकी संपत्ति अरबों खरबों बढ़ गया, हम सत्ता में आए तो कार्रवाई करेंगे। वो तीसरी बार मोदी साहब हैं, और तीसरी बार यहाँ भाजपा में उनकी सरकार है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हुड्डा का और मोदी का याराना की, ये तो मानता हूँ कि कोर्टों में टाइम लग जाता है, पर चलाने देने में तो कुछ टाइम लगता है ना, वो तो पुलिस का काम है। मतलब कि आपने जिक्र किया याराना का, याराना है भाई, देखो बहुत पहले ही जब हुड्डा साहब के भतीजे मोनू की शादी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर उसमें आए थे। चलो मान लो उनका भतीजा मेंबर पार्लियामेंट हो तो भाई कोई बात नहीं, भाई प्राइम मिनिस्टर एमपी के यहाँ गया, सिंपली वो तो पार्टी का कुछ भी नहीं, मतलब कि बिजनेसमैन है, उसके शादी में जाने का मतलब था एजेंसीज को, सीबीआई या दूसरी एजेंसी को, कि अभी दोस्ती है। और ये क्या करते हैं मोदी और शाह, जब जो इलेक्शन होते हैं हरियाणा में, वडोदरा, हुड्डा, शाह, ये हुड्डा लैंड स्कैम की बात करते हैं, और जब हुड्डा साहब से पूछा जाता है तो कहते भी अमित शाह से मेरी दोस्ती है, वो इस बात को मना भी नहीं करते। चुनाव के समय इस मुद्दे को जरूर उछालते हैं। एक बार मैं मेरे स्टूडियो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यही सवाल किया था, तो उनका कहना था कि ये जो पारिवारिक संबंध है वो अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है, राजनीतिक विचारधारा में कांग्रेस का बात करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस का कितना भविष्य देखते हैं आप? देखिए मैं बताता हूँ, हुड्डा साहब का ज़्यादा जो प्रभाव था जाट बेल्ट, ओल्ड रोहतक जिसे बोलते हैं, में जर्जर और सोनीपत में 3 जिलों में था, जाट समुदाय में ज़्यादा था उनका। और अब सोनीपत में तो हाल खुद भी हार गए थे इलेक्शन हुड्डा साहब पार्लियामेंट का, और असेंबली में भी कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मिला इनको, तो वो इस जाट बेल्ट ही है, वो पे जर्जर भी से जाट बेल्ट है। तो जो जाट समुदाय के लोग हैं वो तब तक उनके साथ थे, उनको लगता है सीएम है ये। अभी मान लो अध्यक्ष बनाए रखे हैं राहुल गांधी, पूरा इनको दे, अभी कांग्रेस में है, उनको लगेगा भी कभी कांग्रेस का चांस है तो सीएम बन सकते हैं। जब उनको लगेगा कांग्रेस पार्टी में कोई वैल्यू नहीं रही इनकी, तो वो डिश मार जाएंगे। मैं रोहतक सुनो, जो रोहतक के जाटों का बता, मैं लंबे समय वहाँ पे पोस्टिंग रही। चरण सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, किसानों के मसीहा थे, जाटों के मसीहा थे, पूछते थे उनको लोग। और उनकी डेथ के बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का रोहतक से, कांग्रेस के उम्मीदवार थे हरद्वारी लाल, तो चौधरी साहब की पत्नी चरण सिंह की गायत्री देवी चुनाव लड़ी थी। अभी डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसकी जमानत जब्त करवा दी रोहतक के लोगों ने, इतने बड़े मसीहा। तो रोहतक के दूसरी टाइप के लोग हैं। अभी आपसे हम बात करें कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की बात हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, आप इन दोनों क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य देखते हैं? कभी उदय हो सकता है या अस्त समझ लें? तो जेजेपी, जिसको जननायक जनता पार्टी कहते हैं, दुष्यंत चौटाला, उनका कोई भविष्य नहीं है, वो अभी भी सक्रिय नहीं है उनके नेता दुष्यंत चौटाला। मेरा मानना है कि उनके टाइम में जो कथित घपले हुए, देखिए अभय चौटाला ने असेंबली में कहा कि जो यानी जब देश में वो था, क्या नाम, ये कोविड करके बैन लगा हुआ था, मूवमेंट बैन था, तब ट्रक के ट्रक शराब के स्मगलिंग हुए, और वही महकमे के वजीर थे, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था दुष्यंत पे, और इंक्वायरी की मांग की थी, कुछ भी नहीं हुआ।
तो दुष्यंत अभी भी चुप है, अभी भी एक्टिव नहीं है। हाँ, अभय चौटाला, हालांकि जब अभय चौटाला जब उनके पिताजी सीएम थे तो उनको बिगड़ैल शहजादा बोलते थे, अफसरों को डरना धमकाना बुली करना। अब उन्होंने काफ़ी चेंज किया मतलब कि अकेले वो असेंबली में भी दौड़ते हैं और वैसे भी घूमते फिरते हैं। फिर भी मेरा ये मानना है कि वो कितना ही कोशिश करें, अब ये भी कर रहे हैं। मैंने सुना है उनके बेटे का बयान आया था अभय जी का, रोहतक में चौटाला हाउस बना रहे हैं जमीन खरीद के। उनका मानना है कि भाई रोहतक ने ही हमें जान दी थी देवलाल को, और हुड्डा साहब तो अब कोई कहानी रही नहीं। और बीजेपी भी अपना कमल चौटाला हाउस बना रहे हैं। बीजेपी अपना कमल उठा के मान लेगी पंचकुला रोहतक से, तो खुला मैदान है। हम दोबारा क्यों ना रोहतक के लोगों उसमें जाके दोबारा रिवाइवल करें मतलब के। वो ये सोच रहे हैं कि जाट हुड्डा से खिसके। अब मैंने ये भी कहा है कि जो देवलाल के जो ओम प्रकाश चौटाला के जो पुराने वफादार बंदे थे उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस में आ गए हैं, रघुवीर कादियान है, प्रोफेसर वीरेंद्र है, दुनिया भर के जेपी है, आ गया, उनका कोई जाने का सवाल पैदा नहीं होता। फिर भी बेशक विधायक कम हो, इनके कम आए, एमपी कोई है नहीं, राज्यसभा में भी कोई नहीं है, एक इफेक्टिव अपोजिशन की भूमिका ये जरूर निभा रहे हैं अभी। नायब सैनी सरकार 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 6 महीने के कार्यकाल को पवन बंसल कम शब्दों में किस तरह से देखते हैं? क्या डिसीजन पावर सरकार की नजर आई? मैं तो मानता हूँ सरकार ही नहीं है, वो सीएम ही नहीं है मतलब कि प्रैक्टिकली अभी भी वो डमी सीएम है। मतलब मनोहर लाल की छाया से निकल नहीं पाए। वो सीएम स्टाफ भी उन्होंने अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं किया है, सारे फैसलों पर मनोहर लाल आ गए। मतलब कि जब आपकी अपनी छवि नहीं है तो उनके परफॉर्मेंस पे क्या टिप्पणी कराना। और इतने एक के बाद इतने घोटाले भी हो रहे हैं। अब यहीं पे सेक्टर 56 में कंट्री क्लब के लिए जो गोल्फ कोर्स रोड पे 6.5 एकड़ बेशकीमती जगह, वो सेमी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी हुई है, सिर्फ 7 करोड़ रुपए सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी 15 साल में। मतलब ये घोटाला ही एक तरह से। बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने बताया, तो हम ये मान लें एक जमाने में सुषमा स्वराज जिस भूमिका में रहती थी, अब हरियाणा को मनोहर लाल उसी भूमिका में देख रहे हैं। और जब बंसीलाल जी सीएम थे ना जी, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत कंट्रोल करती थी, पर बंसीलाल की बात मानते थे। मतलब के उनकी वो डे टू डे मामले में कभी सुषमा स्वराज ने इंटरफेस नहीं किया। बंसीलाल उनका बड़ा रिकॉर्ड के बावजूद भी इतना किया उन्होंने। सुषमा जी के पति स्वराज कौशल को स्टैंडिंग काउंसिल बनाया, राज्यसभा में भेजा, और भी जो बात कहती है उनको बड़ा आदर मानते थे। डे टू डे में कभी सुषमा जी ने इंटरफेरेंस नहीं किया, जिस तरह अब मनोहर लाल जी करते हैं। आप इसको कैसे देखते? आप दौरे देखिए मनोहर लाल जी के, महीने में कम से कम 8-10 दिन वो यहाँ पे हरियाणा में होते हैं। हालांकि उनके पास बहाना है कि उनका महकमा है, उस महकमे के प्रोग्राम में करनाल के सांसद हैं। करनाल के सांसद हैं, तो 8-10 दिन वो यहीं पे रहते हैं। मतलब मेरा मानना है उनका शरीर तो वहाँ पे है दिल्ली में, उनका आत्मा मनोहर लाल की आत्मा हरियाणा में। हरियाणा में ज़्यादा गुड़गांव में। अभी आप अनिल विज पे बात करते हैं। अनिल विज की जो भूमिका मनोहर लाल के समय थी, नायब सैनी सरकार के समय भी वो असहज करते रहे हैं कई बार। आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है उनको लगता है कि उनका ड्यू नहीं मिला। वो खुद कह भी चुके, मैं बड़ा सीनियर मोस्ट एमएलए हूँ, मुझे सीएम बनाना चाहिए था, सीएम तो डिप्टी सीएम, या मेरे पास सीएम में मेरी चलनी चाहिए थी। वो हमेशा कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। कभी 362 आयु सस्पेंड कर दिए, ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में फतेहाबाद में संगीता कालिया को गेट आउट कर दिया। आपको कोई बात थोड़ी होती है। जो एसपी होता है वो सीएम की थोड़ी को रिप्रेजेंट करता है। कोई गिला शिकवा कोई बात है, आप उसको रेस्ट हाउस में अलग से बताओ, कह दो भाई आपके खिलाफ कहते हैं, या सीएम को शिकायत कर दो, उसकी बदली करवा दो। मतलब एक ऑफिसर को सम्मानजनक। हाँ, और फिर ये अभी एक एससी को भी, एक अम्बाला में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें सचिव कह दिया सस्पेंड, डीजी पे फोन कर दिया उसको सस्पेंड करो। एक पहले मतलब कि पानीपत में कोई इंस्पेक्टर थे पुलिस के, यादव जी, उनके अलावा लोगों ने शिकायत कर दी उनके दरबार में कि हमें एम्बुलेंस चलाने पैसे मांगता है। वो सारी शिकायत झूठी पाई, शिकायत करता के खिलाफ ये 12 मुकदमे दर्ज थे, वो अपना स्टेप वापस लेना पड़ा। अभी फिर महिपाल डांडे ने कह दिया ऐसी हमारी बात नहीं सुनता, उसको सस्पेंड कर दिया। तो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई उस पर? वो नहीं है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। कोई पुराना मामला था, कहीं और ऐसे सस्पेंड किया था उन्होंने, कोई और भी ऐसे सस्पेंड किया था, वो कोर्ट से बहाल हो गया था। अच्छा, ये अब जो आज जो खबरें आ रही है, ये तो अभी हुआ है ना, ताज़ा ही हुआ था, 2-4 दिन पहले हुआ है। उनको कोर्ट में जाएगा, कोर्ट सुनेगी। ये और मामला 2024 का मामला है, तो उसको मतलब हम ये कह सकते हैं कि विज जो है एकदम गुस्से में आकर के जो फैसले ले रहे हैं उनको मुसीबत खड़ी कर देता है, और तो ऐसे फैसले कर देता है ताकि लोगों में इमेज बने। अब जैसे RD सिटी में गुड़गांव में पाइपलाइन जो गैस कहते हैं आग वाग लगी, बड़ा गंभीर मामला, जांच होनी चाहिए। सीधे सीधे कह दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करेगा, डीसी कर दे और कर दे, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करेगा। विज ने बड़ा गंभीर लिया है संज्ञान, तो सारे अखबारों में हेडलाइन आएगी। मतलब उनको लगा भी नायब सिंह सैनी तो डमी है, हालांकि ये ड्यूटी नायब सिंह सैनी की बनती है। महकमा बेशक विज का हो, सीएम है, ग्रीवेंसेस कमेटी की वो अध्यक्षता करता है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, विज साहब ने इतना बड़ा स्टैंड दे लिया।
मतलब एक तरह से बीच थोड़ा सा आक्रामक होकर के और ज्यादा अपनी सीमा लांग जाते हैं। देखो सीमा कोई भी लांगे, चाहे पत्रकार हो, अफसर हो, इवन जज भी अपनी सीमा लागता है तो उस लोग उसके खिलाफ भी बोल देते हैं। चाहे उपराष्ट्रपति सीमा लांघे, चाहे भाजपा का सांसद सीमा लांघे। तो बड़ी छोटी बात है, अपने रामायण में वर्णन है, सीता माता ने लक्ष्मण रेखा उल्लंघन किया था, उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने सीमा रेखा लांघने को भुगता थे परिणाम। एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के चल रहा है, उनके फैसलों पर जो टिप्पणी आ रही है, उपराष्ट्रपति नाराजगी दिखा रहे हैं, भाजपा का जो निशिकांत दुबे है सांसद, वो बहुत ही आक्रामक तेवर में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खरी खरी सुना रहा है। ये क्या बहुत ही गंभीर बात है। देखो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, उनको सार्वजनिक तौर पे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और निशिकांत दुबे तो मुझे कहना कि जैसे वो मोदी और शाह का शिकंडी बन के उनके इशारे पे बॉम्ब कर रहे हैं, मतलब ये खिलवा रहे हैं उससे। मतलब देखो ये कहना कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेवार है, और हर मामले में उनको ब्लेम करना। और उन्होंने बड़ा शॉकिंग कह दिया कि एस भाई कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो मुस्लिम थे। भाई उनके काम से कुरैशी साहब ने, आप तो कुरैशी के बहुत टच में रहे हैं, मेरे काम से जज करो, मेरे काम पे टिप्पणी करो। मेरा इलेक्शन कमिश्नर तो काम बढ़िया था नहीं था, पर मैं मुस्लिम था, तो बड़ा शर्मनाक बात है ये कहना कि मुस्लिम होते थे। ये सारा जानबूझ के ध्रुवीकरण करने के लिए निशिकांत एक मोरा है, मुखोटा है, डमी है, या हरियाणा महाभारत की भूमि में शिखंडी कह दो, वो यूज हो रहा है। एक समापन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का ही बेटा है बाबा रामदेव, योग गुरु, पूरे देश में चर्चित है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभी देखिए उन्होंने सरबत जिहाद की बात कर दी, और अभी उनको कड़ी फटकार अब अदालत से लगी है। दोनों पक्ष कहूँगा, ग्राउंड लेवल से उठ के उन्होंने पूरे देश में नाम कमाया। एक तो उनका कंट्रीब्यूशन है, घर घर में उन्हें योगा को सिखा दिया, ये मानना पड़ा जो सच्चाई है। लेकिन शुरू में उनके प्रोडक्ट भी अच्छे थे, अब वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए, पॉलिटिक्स में आ गए, बयानबाजी करने लगे उल्टी सीधी, हर एक टिप्पणी में करने। अब ये तो बड़ा गजब भी कर दिया शरबत के मामले में। देखो रूह अफ़ज़ा मैं भी पीता हूँ, बचपन से पीता हूँ, क्वालिटी है उसमें, अच्छा लगता है ना। और फिर कंज्यूमर की चॉइस है कौन सा प्रोडक्ट लिया ना ले। हाँ, उसको आप मंदिर मस्जिद से जोड़ रहे, बहुत बुरी बात। मंदिर मस्जिद से जोड़ना वो बड़ा शर्मनाक है। आप कहो मेरा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, आप ये भी कह दो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसमें 100 बुराइयां गिनाओ, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करो। हाँ, लेकिन मंदिर मस्जिद कहाँ बीच में आ गया, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? वो जोड़ना बड़ा बहुत ही काम। ये सब एक सारा एक पॉलिटिक्स, एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रदेश में ऐसा मोल पड़ा है। मैं आपको कहता हूँ, देवलाल जी सीएम रहना कहते हैं, उनका एक बड़ा स्टाइल था। पहले कोई खबर खुद ही प्लान करवाते थे अपने एक पत्रकार से, उसका रिएक्शन देखते थे, रिएक्शन ठीक हो तो कर देते, नहीं कहते ये तो पत्रकारों में वैसे छाप दी। तो इस तरह का मोहन निशिकांत वगैरह के थ्रू माहौल बना जा रहा है, माहौल बनवा के देख रहे हैं जो क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती है। अनुकूल हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं कहते हैं भाई जैसे नड्डा साहब ने कह दिया हमारा कोई संबंध नहीं इससे, उनके निजी विचार है। भाई निजी विचार क्या होते हैं? वही जैसे महात्मा गांधी को सोशल मीडिया पर कोसते रहते हैं। भाई मेंबर पार्लियामेंट के निजी विचार क्या होते हैं? फिर अगर आप उसको प्रताड़ित करो, उसको को माफ़ी मांगे अपने बयान के लिए, फिर तो मान ले भी आपने कहा। सिंपल इतना कहना कि वो तो निजी विचार थे, तो ये सिर्फ हाँ, बस दिखाने के लिए। आपने बहुत काम की बातें सुनी। पवन बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनजेपी से बात करने के लिए।